हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। साथियों में क्षमा चाहूँगी कुछ दिनों के गैप के कारण, क्योंकि यहाँ पे आरटीआई का और वचन पत्र का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इस वजह से थोड़ा-सा हम वीडियो के लिए समय पर्याप्त नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी डेडलाइन जो है 30 जून तक की है, इसलिए हम उसमें ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। पर चलिए थोड़ा समय निकाल कर के ये हम ऑर्डर का भी काम करें, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस इस 30 जून के बाद हमें कार्यवाही शुरू करनी है। तो इसके संबंध में भी हम सोच रहे हैं कि जुलाई से कार्रवाई चालू कर दें, इस ऑर्डर के बेस पर हम इनसे प्रश्न पूछना शुरू कर दें, जहाँ-जहाँ हमें इसमें दिक्कत हो। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेके अपनी समस्याएँ लिख लिया करिए कि आपको इस ऑर्डर में ऐसी क्या चीज़ लग रही है, ऐसी कौन-सी बात है जो आपको खल रही है अंदर ही अंदर, जो आपको अपने सीनियर से पूछनी है या जो आपको पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन से पूछनी है। वो सारे प्रश्न आप अलग कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन को लीगल नोटिस भेजने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब 14 नंबर पॉइंट से हमको ये पढ़ना है। हम ऐसे पॉइंट ये अभी पढ़ रहे हैं जो सेबी को पीएसीएल ने जवाब दिया, यानी जब सेबी ने कहा पीएसीएल को कि आप रियल एस्टेट का काम नहीं करते, सीआईएस का काम करते हैं, तो इस बात का खंडन करने के लिए पीएसीएल ने सेबी से क्या कहा। तो इसके संबंध में 13 पॉइंट पढ़ चुके हैं। 14 नंबर पॉइंट कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पे जो है पीएसीएल इस पॉइंट में साफ कह रही है, जो हम लोग का ये एग्रीमेंट कम एप्लीकेशन रहती है, यानी कि जो भी आपको ये फॉर्म भरवाते थे पीएसीएल में खाता चालू करने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि कस्टमर जो है उसमें खुद प्लान देखता था, पढ़ता था, समझता था, फिर उसमें टिक करता था कि हाँ मेरे को ये प्लान चाहिए, प्लान नंबर डालता था, और उसको किसी भी प्रकार से दबाव नहीं डाला जाता था कि आप ये वाला प्लान नहीं, ये वाला प्लान एक्सेप्ट करिए। यानी जो भी हो रहा था, ग्राहक की मंजूरी से ही होता है हमारे यहाँ। मतलब ग्राहक खुद इनके यहाँ चल के जाता है, इनके कहने का मतलब है, और हमसे प्लॉट माँगता है, और इसके बदले में किश्तों में वो हमको पेमेंट करते हैं। जैसे ही पेमेंट पूरी हो गई, हम इनको उस प्लॉट पे कब्ज़ा दे देते हैं। ग्राहक की मंजूरी से ऐसा होता है। तो पीएसीएल अब एजेंटों से, प्रमोटरों से अब दिल भर गया बोल-बोल के, अब सीधे ग्राहक के ऊपर वो अपना बम फेंक रही है। इसके बाद कह रही है पीएसीएल कि अब जब उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, यानी कि जितनी आपकी किस्तें थी आपने दे दी, पैसा पूरा चुकती हो गया, इसके बाद या तो ग्राहक ज़मीन रख लेगा, या तो ग्राहक इनसे रिक्वेस्ट करेगा कि मेरा आप जो है ये संपत्ति बिकवा करके मुझे पैसा दे दीजिए। यानी ग्राहक आके इनको बोलेगा तब वो बेचेंगे, अन्यथा वो प्लॉट ही दिया करते हैं हमेशा। और इसके आगे लिख रहे हैं कि ये सेल डीड जब तक इनको जारी नहीं हो जाती किसी भी कस्टमर को, तब तक उसका कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस संपत्ति पे कोई भी अधिकार नहीं होता है। ग्राहक का अधिकार कब आता है, निवेशक का अधिकार कब आता है उस संपत्ति पे? जब सारी किस्तें चुकती हो गई, फिर ये एक सेल डीड जारी करते हैं। जैसे ही सेल डीड जारी की, उस तारीख को अब जो है कस्टमर का उस संपत्ति पे पूरा-पूरा अधिकार है। उसको जो सही लगेगा वो करेगा। दे डीम फिट, यानी कि जो उसको सही लगेगा वो उसके साथ कर सकता है, उसका कब्ज़ा भी उसको दे दिया जाएगा। अब वो मालिक है उस संपत्ति का। इसके अलावा जो है पीएसीएल बोल रही है कि जो आप लोग हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम वेबसाइट के माध्यम से प्रचार-प्रसार करते हैं कि हमारी कंपनी में निवेश करिए, तो ये भी सरासर झूठ है। क्यों? क्योंकि 2019 से हमारी वेबसाइट ही अंडर मेंटेनेंस में है। यानी 2009 में, ये 14 में सफाई दे रहे हैं। 2009 से लेके 14 तक पूरे 5 साल इनकी वेबसाइट ही अभी अंडर मेंटेनेंस अपग्रेडेशन में चल रही है। तो इस प्रकार से ये इनके एलिगेशन को, जो भी ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनका खंडन करते हुए कहते हैं कि हमारी वेबसाइट तो अभी चालू ही नहीं है, वो 2009 से उसमें हम कुछ करेक्शन कर रहे हैं, कुछ उसमें अपडेट कर रहे हैं, तो तब से अभी तक बंद है हमारी वेबसाइट। अब यहाँ पे वापस एजेंट की तरफ आती है पीएसीएल और कहती है कि पीएसीएल जो है एजेंट के माध्यम से अपना बिजनेस जो है आगे बढ़ाती थी। ये जो यहाँ पे शब्द आ गया ना, ये एजेंटों को अधिकार देता है अपने सीनियर से प्रश्न करने का, क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि पूरा बिजनेस ही एजेंट के जरिए चलता था, यानी कि हम एजेंट ही इसकी बुनियाद थे। तो आप लोग बिल्कुल इनसे प्रश्न कर सकते हैं, जब ये आपको बोलते हैं तो आप इनको ये ऑर्डर दिखाइए, इस ऑर्डर का ये वाला हिस्सा दिखाइए,
पेज नंबर 26 का 17 नंबर पॉइंट, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो एजेंट है उसी से ये बिजनेस चलता था पीएसीएल का, और उन लोगों को जो है ये वेरियस डेजिग्नेशन देते थे, यानी धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन दिया करते थे। इसी प्रकार से इनका जो है पूरा पीएसीएल का बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ था। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये एजेंट थे ये फील्ड एसोसिएट का काम करते थे, जो कि ग्राहक से बात करते थे, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते थे, यानी कंपनी की ओर आकर्षित करने का प्रयास करते थे, उनको प्लान समझाया करते थे। काहे का प्लान? परचेज ऑफ लैंड का प्लान। यानी कि आप वो पीएसीएल साफ कह रही है कि जो एजेंट है, फील्ड एसोसिएट है, वो ग्राहक के पास जाके और ग्राहक को बोलता था कि पीएसीएल में पैसा डालो और फिर जब तुम्हारा पूरा यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी तो तुम यहाँ से संपत्ति लेना। अब जो जो एजेंट ऐसा कहता था वो तो चलो अब मुंह बंद करके बैठ जाए, लेकिन जिस जिस एजेंट ने कस्टमर को जाके ऐसा नहीं कहा है वो इस पे ऑब्जेक्शन उठा सकता है, तुरंत ही उठाए कि भाई मेरे को तो बोला गया था कि पैसे के बदले में पैसा मिलेगा और मैं भी अपने ग्राहकों को जाके यही बोलता था। तो पीएसीएल साफ जब ये ऑर्डर में लिख के दे रही है तो कौन सा संगठन यहाँ पे आके उंगली उठा रहा है? अब जब आरएम लोढ़ा कमेटी बन गई है, अब जब सब बातों को स्वीकृति देके ये लोग प्लॉट अलॉटमेंट कर रहे हैं, अभी भी सबको आपत्ति है। अब लोढ़ा कमेटी को भंग करना है। जिस समय ये बोला जा रहा था, ये कंपनी बोले समझ में आता है, वहां पे पीईसीएल कस्टमर एसोसिएशन चुपचाप बैठी थी, उसने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया कि एजेंट ऐसा नहीं बोलता जाके? एजेंट बोलता है कंपनी में पैसा जमा करो और फिर बदले में आप पैसा लो। अगर उस समय पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन ने ऑब्जेक्शन उठाया होता तो उसी समय सबको पेमेंट हो गई होती। इन्होंने उलझाया है सिर्फ और सिर्फ लैंड अलॉटमेंट के चक्कर में। और यहाँ पे साफ लिख रहे हैं कि एजेंट भी जाके, कंपनी तो कर ही रही थी, एजेंट भी जाके निवेशक को यही बोलता था। यानी कि पूरा ए टू जेड कहानी यही है कि ये लोग यही बोल रहे हैं कि हमारे कंपनी के ओनर से लेके, मालिक से लेके निचले तबके का एजेंट भी जानता है कि हम रियल एस्टेट का काम करते हैं। और अब इसके बदले में ये एजेंट ऐसा जाके कस्टमर को बोले, इसके बदले में पीएसीएल जो है एजेंटों को कमीशन देती थी। यानी कि आप लोग निवेशक को जाके ये बोले कि पीएसीएल में पैसा जमा करो तो तुमको यहाँ पे ज़मीन मिलेगी, इसकी आपको कमीशन मिलती थी। लीजिए बताइए। इसके आगे बोल रही है पीएसीएल कि हम ये भी ध्यान देते थे कि अब जो उसके ऊपर का सीनियर है उसको भी कुछ मिले। यानी यहाँ पे ये देखिए लिख रही है साफ कि कुछ उसमें से अमाउंट हम काट पीट के फिर दूसरे को भी हम पे करते थे। यानी जैसा आपको पता है कि आपके सीनियर आप ही के काम से ऊपर कमाते थे, जो सबसे ऊपर वाली लाइन में होगा उसने तो कोई काम ही नहीं किया, उसकी डाउन लाइन ही सब काम करती थी, वो तो बैठे बैठे कमा रहा था। यानी वो इस प्रकार का करते हैं। तो इस पॉइंट से आप जो है अपने सीनियर को घसीट सकते हैं कोर्ट तक। इसके आगे पीएसीएल ये भी कह रही है कि जो ये एजेंटों को कमीशन देते थे उसमें सिर्फ और सिर्फ ये एजेंट और ये फील्ड एसोसिएट ही बस नहीं आते थे, इसमें ज़मीन अगर बिकवाई है किसी ने उसकी भी कमीशन अलग देते थे, सेल ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट उनकी भी अलग। इसके अलावा जो भी काम करते थे ये लोग उसकी कमीशन बेस पे अपना काम करवाते थे। अब इसमें जो है ये अपने 2 टाइप के प्लान को इंट्रोड्यूस करा रही है कि हमारे यहाँ सीडीपीपी और आईपीपी चलते थे। सीडीपीपी में ये 10.5% से लेके 12.5% तक का जो है कमीशन दिया करती थी। ये जो है परसेंटेज ऊपर नीचे होता था ड्यूरेशन ऑफ प्लान के हिसाब से, यानी कितने वर्ष तक का खाता आप लाए हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा जो आईपीपी प्लान रहता था उसमें इसकी कमीशन रहती थी 6.60% से लेके 10.25% के बीच में, समय समय पर उसको विभाजित करके दिया जाता था, थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट, क्योंकि ये आईपीपी का था। वैसे भी किस्तें जैसे जैसे जमा होती जाएंगी, जैसे जैसे खाता पूरा होगा वैसे वैसे कमीशन मिलेगी। इसके आगे पीएसीएल अपना डाटा बताते हुए कह रही है कि 31 मार्च 2012 को तक 14,321 करोड़ रुपए का जो है कस्टमर यहाँ पे एडवांस लाए थे, जिसमें कि 11,719 करोड़ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कस्टमर के द्वारा आया था। और इसमें जो है कमीशन रेट वो 35 और 6.50 6.5% रेट जो है कमीशन का बनता है। और जो बचा ये 4,182.14 करोड़,
ये जो है ये सब खर्चे बता रही है कि ये जो खर्च हो गया प्रीपेड ब्रोकरेज में, प्रीपेड एक्सपेंसेस, रेंट, एडवांस एक्सेट्रा आदि अपने खर्चे बता रही है। इसके अलावा पीएसीएल कहती है कि जो हमारा 90% पीएसीएल का रेवेन्यू बनता है, यानी जो हमारी कमाई होती है, वो जो है संपत्ति की को बेचने से, फ्लैट, कमर्शियल स्पेस, इन सब की बिक्री से होती है। इसके अलावा पीएसीएल का एक और बिजनेस है, वो है फार्म प्रोड्यूस, यानी आप सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस, यानी कि जो भी ये खेती बाड़ी से ये निकलता है ये सब इनको बेचते हैं। इस प्रकार पीएसीएल बताती है कि 31 मार्च 2012 को इन लोगों ने जो है ग्राहकों को जो एडवांस कस्टमर जो एडवांस इनको मिला वो है 44,000। जो कस्टमर एडवांस आया वो 44,736.23 करोड़ था, और जो प्रीपेड कमीशन है, यानी जो कमीशन इस रुपए पे बनी, वो बनी 8,874.15 करोड़ रुपए। ये पूरा डाटा इन्होंने दिया। वो जो ऊपर थी वो प्रीपेड कमीशन थी। अब ये जो है कमीशन की बात हो रही है, वो हो सकता है दूसरे प्रकार की रहती है और आप लोग की कमीशन दूसरी कैटेगरी में आती हो, वो है 7,893.80 करोड़ रुपए। ये पूरा डाटा जो है, ये फिगर्स का ये जो है लिखित में बाकायदा पीएसीएल ने सेबी को दिया था। इसके अलावा पीएसीएल कह रही है कि वो जो है ग्राहकों को वैसा ही लैंड देती थी जैसा वो लोग चाहते हों उनसे पूछ कर, और जो उनके पास अवेलेबल हो, इस प्रकार का उनको वो लैंड देती थी। लगभग सभी प्रकार के जो इनकी ज़मीनें होती थी एक ही जैसी हुआ करती थी। ज़्यादातर जो है ये मोस्टली प्री डेवलप्ड बैरन लैंड लिया करते थे। प्री डेवलप्ड बैरन लैंड यानी कि थोड़ी बंजर ज़मीन होती थी, बंजर ज़मीन को ये विकसित करते थे, उसको बोलेंगे प्री डेवलपमेंट बैरन लैंड। इसके अलावा पीएसीएल कह रही है कि आज के ज़माने में एक खेती करने के लिए ज़मीन लेना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि लगभग सभी जो क्षेत्र हैं वो शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होते जा रहे हैं। गांव इलाके हमें बहुत कम दिखते हैं। तो इसलिए जिस भी राज्य में हमको इस प्रकार की ज़मीन मिलती है हम वहीं खरीदते हैं। हर एक राज्य में ऐसी ज़मीन मिल ही नहीं पाती, यानी ये अपनी उस बात को ढक रहे हैं कि सारी की ये जो है आप कि एक राज्य में रह रहे हैं, आपसे इतना दूर दूसरे राज्य में आपको देता था संपत्ति। ज़्यादातर संपत्तियां जो हैं इसकी तमिलनाडु के क्षेत्र में थी। तो ये अपनी उस बात को ढकते हुए कह रहा है कि इसीलिए हमारी कुछ कुछ राज्यों में ही पूरी भर भर के संपत्ति है। इसके अलावा पीएसीएल कह रही है कि जो भी व्यक्ति ज़मीन इनसे खरीदता है, परचेज करता है, अपना वो अमाउंट रखता है और जो भी इनकी डेवलपमेंट सर्विस है उसका उपयोग करता है, और उसको उस ज़मीन तक पहुंचने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। मतलब वो सेलेक्ट ही इस प्रकार से अपनी मर्जी से करता है कस्टमर, यानी कि आप तमिलनाडु की ज़मीन, इनके कहने का मतलब है, अपनी मर्जी से लेते हैं और अपने घर से भाड़ा खर्चा बाकायदा करके मात्र इनकी तुच्छ श्रेणी की सर्विस लेने के लिए आप तमिलनाडु के जंगलों में जाके अब उस संपत्ति का उपयोग करते हैं। मतलब कुल मिला के एक तो ये जो है गलत काम कर रहे हैं, उसके ऊपर से ग्राहक, एजेंट सबको इसमें भागीदार बनाते हुए कह रहे हैं कि ये सब लोग इस काम को जानते हैं और हमारा काम इलीगल नहीं है, और इसलिए जो है आज की तारीख में हर एक एजेंट जो है अपने निवेशक से गाली खा रहा है कि भाई जो ये काम कर रहे हैं ना एजेंट को पता है कुछ पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, ना निवेशक को पता है सिर्फ आपके सीनियर को, और इन लोगों के इसी चक्कर में आज आप लोग गाली खा रहे हैं। और आप लोग सोचते हैं आज भी कि ये लोग बोल रहे हैं लोढ़ा कमेटी भंग करे। अच्छा है ना, लोढ़ा कमेटी ने तो इतने साल पेमेंट ही नहीं की, अभी तक तो ये 10 से 15 हज़ार के डॉक्यूमेंट बस वेरीफाई कर रहे हैं। पेमेंट तो अभी दूर की बात है, अभी तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो उसको भंग कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है लोढ़ा कमेटी भंग होने के बाद की स्थिति क्या होगी? वो स्थिति इससे भी ज़्यादा गंभीर होगी। आज तो आपको जब गाली देने निवेशक आता है तो आप बोल सकते हैं कि ये देखो लोढ़ा कमेटी बनी हुई है, ये देखो डॉक्यूमेंट मंगा रही है। इसके भंग हो जाने के बाद आपका सीनियर, आपका संगठन और पूरी जो थोड़ी बहुत लुटिया आपकी बची हुई है उसको भी डुबो देगा, और आप लोग इनके चक्कर में पड़ के उसको भंग करने में लगे हुए हैं। जब आपको दिख रहा है कि इतना सब कुछ, जब पीएसीएल खुद कह रही है, जो वो पूरे तरीके से वहाँ लिखित में दे रही है कि हमारे एजेंट ही काम करते थे, एजेंट जाके ग्राहक को बोलते थे ऐसा, यानी पीएसीएल कंपनी
ग्राहक को जानती ही नहीं है, जानता है तो एजेंट जानता है और इसके बेस पर उसको कमीशन मिलती है, यानी कि उसने तो अपने ताल्लुक पूरे ख़त्म कर दिए। निवेशक को तो हम जानते ही नहीं है, हम एजेंट को जानते हैं। अब निवेशक किसको गाली देगा? एजेंट को गाली देगा ये ऑर्डर पढ़ने के बाद। और यही ऑर्डर पहले आपके सीनियर ने आपको पढ़वा दिया होता तो सेट कोर्ट में इतना सब कुछ होता ही नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता ही नहीं, तो लोढ़ा कमेटी बनती ही नहीं। आज अगर आप किसी संगठन को ये ऑर्डर फॉरवर्ड करके उसको बोलिए कि आप वीडियो बनाइए, इस ऑर्डर में क्या लिखा है उसका हिंदी अनुवाद करके हमको समझाइए, हम लोग को अंग्रेजी नहीं बनती है, तो इसको ऑर्डर को हमको समझाने का प्रयास, आप वीडियो बनाइए। जो दानगढ़ इतने वीडियो बनाता है उसको ये ऑर्डर भेजिए। आप मेरी बात पे विश्वास मत करिए, आप उसको बोलिए कि इसको समझाओ ऑर्डर में क्या लिखा है, बस इतना ही पर्याप्त है। अपने मुंह से खुद उनकी गंदगी निकलेगी कि इन लोगों ने क्या कारनामे किए हैं। इसी कारण से मंगेश थरवल के घर में कोई आया नहीं, उसकी माँ जब मर गई थी। और ऐसे ही सबके यहाँ पे होगा। अब यही ऑर्डर, आप, मेरी दरख्वास्त है सबसे कि वो दानगढ़ को भेजिए। 21-22 का मैटर पे भी कोई जवाब नहीं दे पाए, चलो वो तो आप बोलते हो आतंकवादी कौन, वो भी हम साबित करेंगे कौन है आतंकवादी। अभी इस ऑर्डर को पढ़ के बताओ उस समय वहां पे कौन था, पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन में था कौन जिसने ये सब में सपोर्ट किया। इसके आगे साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अभी छोटा सा बना है वीडियो, थोड़ा आरटीआई का और वचन पत्र का मैटर थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए एक हद तक, जब हम 4 से 5 जून तक, उसके बाद हम रेगुलर बेस पर ये छोटे छोटे से अब बचे हुए हैं, 27 पेज हो गए हैं, यहाँ से मैं कल या परसों में फिर एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। और 4 से 5 जून के बाद रेगुलर में 3 से 4 वीडियो बनेंगे छोटे छोटे। ये ऑर्डर वगैरह हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें और फिर जो जो पॉइंट है हमारे, हमको ये सब पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन से प्रश्न करना है, तो उसके लिए ये पूरा पढ़ा होना ज़रूरी है। तो ये जल्दी कंप्लीट करके और उनके विरुद्ध भी एक शिकायत हमको लगानी है। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।